नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेश कुमार है। मेरे YouTube मंच न्यूज़ SIT में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मोदी सरकार ने जो एक नया शगुफा छेड़ा है, वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये एक ध्यान भटकाने वाला एक आई वॉश है, जो विपक्ष को, जो इंडिया अलायंस जो इकट्ठा हो रहा है, 27-28 पार्टियां जिनके पास लगभग 60 से 63% वोट बैंक है इस देश का, उससे घबराकर मोदी सरकार की क्या स्ट्रेटजी है? क्या सच में वो जनता का पैसा बचाने के लिए कोई 5-5.5 हज़ार करोड़ रुपए जो इलेक्शन में खर्च होता है, क्या उसको कम करने के लिए मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट लेके आ रही है? या फिर वो जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपया जो हिंदुस्तान से बाहर भेजा गया, अडानी की कंपनी में, उनके शेयरों में निवेश किया गया विदेश में जाके, वो पैसा किसका था? वो कहते हैं कि ये अडानी का तो पैसा नहीं है। अडानी को तो अगर जांच होगी, अगर बीजेपी जांच करा लेती है, मोदी साहब जांच करा लेते हैं, तो अडानी का तो पैसा नहीं है, वो किसका पैसा है? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ी चौंका देने वाली रिपोर्ट हो सकती है। क्योंकि अभी तक ऐसा कहा जा रहा था कि कॉरपोरेट जो है वो पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिक्स का नेक्सस जो है वो कॉरपोरेट के साथ हो। क्या राहुल गांधी का इशारा उस तरफ है? इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की, कि कैसे ये आई वॉश है और बीजेपी का असली एजेंडा वो सत्ता हासिल करने के लिए साम दंड भेद वाली रणनीति अपनाकर हर हालत में तीसरी बार सत्ता में आने का इरादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसे? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उनके जो मुद्दे बहुत साफ हैं कि अडानी जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, दूसरा चाइना जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो जनता के नेता हैं और जनता के बीच में उनकी बहुत पॉपुलैरिटी है और वो साफ़ सुथरे हैं। उनको ईडी या सीबीआई या किसी और एजेंसी का डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। 5 दिन घंटों ईडी पूछताछ करती रही और उसके बाद भी राहुल गांधी अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकार राहुल गांधी से कितनी डरी होगी। और इलेक्शन, जब राहुल गांधी बार बार चीनी घुसपैठ की बात करते हैं, अडानी और चीनी नागरिक चांग चुंग लिंग जो कि जिन्होंने अडानी की कंपनियों में के शेयर खरीदे, मुद्रास्फीति की उन शेयरों की, ऐसा आरोप जो लगाया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पे जो नया OCCRP की रिपोर्ट आई, फिनेंशियल टाइम्स और द गार्डियन न्यूज़पेपर ने जो रिपोर्ट छापी और जिसका उल्लेख राहुल गांधी ने अपनी मुंबई इंडिया अलायंस की बैठक के दौरान, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। और कल रायपुर में राहुल गांधी ने एक बार फिर से वो शगुफा छेड़ा। मैं उसे शगुफा कहूँगा, क्योंकि ये शगुफा के बदले एक नया शगुफा है, क्योंकि ये काउंटर करना राहुल गांधी के लिए पॉलिटिकली बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अब बीजेपी इतनी डिफेंस में है, तो इसीलिए वो जो मोदी साहब काला धन को लेके इतना अग्रेसिव, इतने ऑफेंसिव पॉलिसी परस्यू करते थे 2012, 2013 में, 2014 में जब इलेक्शन जीत के वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अब तक आते आते वो पॉलिसी बदल के डिफेंसिव हो गई है और कुछ फ्रंट्स पे वो ऑफेंसिव डिफेंस है। क्योंकि जब भी बात करते हैं किसी भी मुद्दे की, चाहे वो चीनी घुसपैठ हो, चाहे अडानी हो, तो वो सीधे सीधे उन सवालों का जवाब नहीं देती बीजेपी पार्टी या मोदी सरकार या उनके जो नुमाइंदे हैं, प्रवक्ता हैं, और वो सीधे या तो इतिहास में चले जाते हैं जिनका राहुल गांधी से कोई सीधे सरोकार नहीं है, या विपक्ष से अभी कोई ताज़ा सरोकार नहीं है, या फिर वो दूसरे भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हैं, जैसे वो दामाश्री का मुद्दा उठाते हैं। तो आपने 2013 में वो रिपोर्ट दिखाई, लेकिन आज तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आप सत्ता में हैं, अगर सारे नेता भ्रष्ट हैं तो आपने उन भ्रष्ट नेताओं को जेल में क्यों नहीं डाला? ये तो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले बार बार इसीलिए कहूँगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है
ये सिर्फ ध्यान भटकाने वाला कंसेप्ट है और असल मुद्दा जो चीन को लेके राहुल गांधी एक ट्रैक्शन पा रहे हैं, मैं समझता हूँ वो उसको न्यूट्रलाइज़ करना है। और इसीलिए जो स्पेशल सेशन बुलाया है मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच में, वहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि उन्होंने एजेंडा तो बताया नहीं, प्रहलाद जोशी साहब ने ट्वीट कर दिया बस कि बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे डिबेट और डिस्कशन की वो अपेक्षा रखते हैं। और सरकार बार बार ये कह रही है कि विपक्ष जो है वो अपेक्षा रख सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 85 जो आर्टिकल 85 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके मुताबिक आप स्पेशल सेशन विशेष सत्र बुला सकते हैं संसद का, पार्लियामेंट का, ये आपका अधिकार है। जो भी विधायी कार्य हैं आपके वो रह गए हैं, अगर उनको पूरा करने के लिए आप बुला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि अभी एक तो विंटर सेशन है, उसके बाद एक बजट सेशन और भी मिलेगा मोदी सरकार को। तो इतना लंबा उनके पास अभी 8 महीने का वक्त है। तो ये 8 महीने के वक्त में वो कैसे, क्या इलेक्शन को वो प्रीपोन कराना चाहते हैं, पहले कराना चाहते हैं विधानसभा और लोकसभा के चुनावों को। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें। मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो है वो सिर्फ आई वॉश है, वो सिर्फ ध्यान भटकाने की बात है। असल मुद्दा ये होगा कि G20 की मीटिंग हो जाएगी, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो वापस अपने यहाँ चले जाएंगे। उसके बाद इलेक्शन पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होगी। और चूंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आ नहीं रहे हैं, अब तो शी जिनपिंग चीनी राष्ट्रपति ने भी कह दिया। और जैसा आप जानते हैं कि ब्रिक्स समिट में जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में जो भी एक अनौपचारिक या औपचारिक बायलैटरल मीटिंग हुई, जिसके बाद प्रेस स्टेटमेंट आया कि दोनों नेता सहमत हो गए हैं कि अपनी मिलिट्री लीडरशिप को कहेंगे कि आप अपना जो भी एफर्ट्स हैं उनको इंटेंसिफाई करिए, जिससे डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन हो जाए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी और चीनी PLA के बीच में स्टैंड ऑफ है, फेस ऑफ है, या फिर जो अभी एक तरह से यथा स्थिति बनी हुई है और हम दोनों फोर्सेस एक दूसरे के सामने डिप्लॉयड हैं। लेकिन आप देखिए इतने दिन बीतने के बावजूद भी कोई उसमें चेंजेस नहीं हुए। ऊपर से चीन ने एक नया चीनी मैप जारी कर दिया उनकी नेचुरल रिसोर्स मिनिस्ट्री ने, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भी उन्होंने अपना हिस्सा दिखाया है और उसमें अक्साई चीन को भी अपना हिस्सा दिखाया है। हालांकि ताइवान और साउथ चाइना को भी वो अपना बता रहे हैं। केवल रूस का एक पार्ट है जो उन्होंने रूस में अनेक्स कर दिया है। तो रूस और चीन की दोस्ती बड़ी अच्छी हो गई, रूस बड़ा खुश है। लेकिन वहाँ पे भी चीनी चाल है, उसके बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो अब जब यहाँ पे ग्राउंड पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है चीनी घुसपैठ को लेके, तो राहुल गांधी, अब तो सरकार मानने लगी है भाई डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन क्लियर सी बात है, जिसको प्रधानमंत्री मना कर रहे थे कि कोई चीनी नहीं घुसा, ना कोई घुसेगा। और उसके बाद में अभी अब सरकार बैकफुट पे आने पड़ेगी और सरकार जो है इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल करेंसी नहीं बनना चाहिए था वो अब राहुल गांधी ने उस मुद्दे को एक पॉलिटिकल करेंसी बना दिया है। और इस इलेक्शन में चीनी घुसपैठ का मुद्दा, अडानी का मुद्दा, ये सबसे बड़े मुद्दे होंगे, क्योंकि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मोदी सरकार आपकी जेब से पैसा निकाल के, जनता की जेब से पैसा निकाल के पूंजीपतियों को दे रही है। तो आखिर मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ कि जो ADR की रिपोर्ट है, अगर आप देखेंगे तो वो बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जिसमें बीजेपी की फंडिंग के बारे में बताया गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताया गया है कि कितनी बड़ी, मतलब हजारों करोड़ रुपए बीजेपी को मिल रहा है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ज़्यादा है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतना सब कुछ उनके पास कैसे आ रहा है, तो ये सब के बारे में हम बात करेंगे बहुत शॉर्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट है, ये नया नहीं है, आप सब जानते हैं। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता था 1950 में, जब अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, तो लोकसभा की जो स्टेट असेंबलीज़ थी और लोकसभा इलेक्शंस थे वो 5 साल के बाद में 51 से लेके 67 तक, 1951 से 67 के बीच में ये 7-7 इलेक्शन कराते थे, चाहे 1952 का इलेक्शन हो, 57 का हो, या 62 का हो, या 67, ऐसा लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है। और इसके बाद में चूँकि कई सारी स्टेट्स की डिज़ोल्व हो गई, कई नई स्टेट्स बनी और रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। और उसके बाद में जो ये कॉन्सेप्ट था, बहुत सारी असेंबलीज डिज़ोल्व हो गई थी 68 और 69 में। तो उसके बाद में जो है वो अलग अलग इलेक्शंस होने लगे, क्योंकि ये फीजिबल नहीं था। तो
इस तरह से जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई उसके बाद भी जो है अलग अलग इलेक्शंस होने लगे। अब 2000 चूँकि ये सरकार बार बार कहती रही है कि भाई ये वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी, और प्रधानमंत्री मोदी ने तो 2014 के इलेक्शन में भी काफ़ी बड़ी इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था वन नेशन वन इलेक्शन पे। तो बेसिकली उनका इरादा, जो मुझे लगता है, आप भी सोचिए इस बारे में, वन नेशन वन इलेक्शन करके जनता का पैसा बचाने की बात नहीं है, क्योंकि संभव नहीं है। इतनी सारे स्टेट्स में लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते हैं, इतने तरीके के चुनाव होते हैं, हर स्टेट में अलग अलग तरीके के, और लाखों लोग हैं, 34-35 लाख लोग हैं जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है कि अचानक से, और जो चुनी हुई सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, कर्नाटक में अभी इलेक्शन हुए हैं, क्या वो डिसॉल्व हो जाएगी? तो कभी कभी आप प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, तब क्या होगा? और कभी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका पारित हो गया संसद में, तो क्या होगा उस समय? तो क्या असेंबलीज़ का क्या भविष्य होगा? तो ये तो और ज़्यादा टीडियस प्रोसेस हो जाएगा। तो कुल मिला के ऐसा मुझे लगता है कि चूँकि अधिनायकवाद की आरोप लगाती रही है कांग्रेस, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरफ बढ़ना चाहती है बीजेपी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने कुछ आर्टिकल्स उनके पढ़े हैं। जो उनके जो समर्थक हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, वो इस तरह की बातों पे जोर दे रहे हैं कि भाई अब 75 साल होने वाले हैं और इतने साल हो गए, और अब जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट था वो बदल के प्रेसिडेंशियल फॉर्म करें, जिससे कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो पावरफुल हों, कलेक्टिव लीडरशिप हो, और जो लीडरशिप है वो ऐसी लीडरशिप हो जिसको हटाया ना जा सके, टैलेंटेड हो। तो भैया टैलेंट की कमी नहीं है इस देश में, अकाउंटेबिलिटी भी कोई चीज़ होती है। तो वो कुल मिला के जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी तो उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म में आ जाना। अभी तो वो यूएस के बेस पे कह रहे हैं, पर यूएस का इलेक्शन बहुत अलग होता है, क्योंकि यूएस में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल्स हैं। तो आपके यहाँ तो इतना डेमोक्रेसी भी नहीं है जितना यूएस में है, तो वहाँ पे तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है, और बहुत टीडियस प्रोसेस और महीनों चलता है, और उसके बाद डिबेट्स होती हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ये बहाना है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए, उसके बाद जो है अल्टीमेटली ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ें, जैसे चीन है। चीन एक डेमोक्रेसी नहीं है, ऑटोक्रेसी, तानाशाही भी नहीं है, एक तरह से फुल डिक्टेटरशिप जिसे हम कहते हैं, लेकिन ऑटोक्रेसी की तरह बढ़ने की तरफ ये वो चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सत्ता जो है उस पर काबिज रहना बहुत ज़रूरी है। फिर कोई बिल आएगा, कुछ भी होगा, लेजिस्लेचर अलग है, जुडिशल एग्जीक्यूटिव अलग है, तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, विप विप इशू होगी नहीं, सरकार एकदम सुरक्षित रहेगी, कानून बनाने वाले अपना कानून बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेंगे, और चाहे कितने भी घोटाले कुछ भी हो, सरकार पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के ये ऐसा करके मैं आपको बताऊं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने साफ साफ मना कर दिया था जब लॉ कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट आई। कई बार लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स भेजी हैं और बार बार मना किया गया है, बार बार अलग अलग पार्टीज़ ने सीधे सीधे कहा है कि बीजेपी चाहती है, बीजेपी की समर्थक कुछ उनकी एनडीए की कुछ और अलायंस में, उनके बारे में आप चाहें तो लॉ कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कहा कि मोदी सरकार चाहती है कि डेमोक्रेटिक इंडिया जो है वो धीरे धीरे डिक्टेटरशिप में बदल जाए, और ये गिमिक है वन नेशन वन इलेक्शन, एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर जो है इंडिया का। और राहुल गांधी ने भी इस बारे में, मैं खड़गे साहब की बात करूं उससे पहले राहुल गांधी पे आता हूं, कि राहुल गांधी ने भी ये कहा कि जो भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। ये सीधे सीधे जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पे, हमारी यूनियन पे अटैक है। तो खड़गे साहब भी बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये आगे उनकी बात कहना चाहता हूँ जो खड़गे साहब ने कही है कि 5 अमेंडमेंट ज़रूरी होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप ये इस तरह का वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट लेके आते हैं। बहुत ही मैसिव चेंज करने पड़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, और ये आसान बात नहीं है। इस तरह से आपको लोकसभा का और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उनके कार्यकाल को ट्रंकेट करना पड़ेगा, लोकल बॉडी उनको सिंक्रोनाइज़ करना ऑलमोस्ट बहुत ही टीडियस काम है। और उन्होंने, हालांकि जो भी लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उनकी बुद्धिमत्ता पे, उनके विजडम पे कोई एस्पर्शन कास्ट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपनी बात की है कि जो एक तरह से एक डेलिब्रेट और अटेम्प्ट है और एक ड्रास्टिक डिसरप्शन होगा इलेक्टरल प्रोसेस में, और इसकी ज़रूरत क्या है।
और इतनी यूनिलेटरल एक्सरसाइज करने की बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के कंसल्टेशन के नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे आपने कहाँ कंसल्टेशन करी, और जो ये आप बदलाव करना चाहते हैं। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बीजेपी समर्थक पार्टीज़ हैं उनमें से केवल कुछ पार्टीज़ हैं, लेकिन अधिकतर पार्टियों ने इंक्लूडिंग कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी हो, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, इन सब ने बार बार मना किया है कि हमें ये नहीं चाहिए, और ये बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन अब मोदी सरकार क्यों लेके आई है, ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि वन नेशन वन इलेक्शन। तो मैं जो आपको बात कर रहा था कि दो मुद्दे, अडानी और चीन का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिस पे मोदी सरकार जो है वो बैकफुट पे आ गई है, और अभी उनको ये काउंटर करना बड़ा मुश्किल है। तो उनके सामने क्या मुद्दे हैं? उनके सामने हैं धर्म का मुद्दा है, डिवाइड एंड रूल जो वो हमेशा करते रहे हैं कि कम्युनल डिवाइड पैदा करना, जैसा उनके ऊपर आरोप लगते हैं। अब तो सनातन की बात करना, और आप देखिए दो बातें अलग हैं, प्रधानमंत्री अपना अलग रुख रखेंगे और बाकी ग्राउंड पे जो दूसरे नेता हैं वो अलग करेंगे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि आप कहाँ पे आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं? आपकी खुद की कैबिनेट में देख लीजिए, आपकी खुद की कैबिनेट के टॉप लीडर्स देख लीजिए, फिर चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रेल हो, आपकी कैबिनेट में तो राज्यसभा से लोग आए हैं, चुने हुए लोग, रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ हैं? मेन जो राजनाथ सिंह है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, या गडकरी साहब हैं, वो तो वैसे ही हाशिए पे चले गए, एकदम साइडलाइंड है, मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी हो रही है, एक तो चले भी गए शायद। तो कुल मिला के यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री कहेंगे कि कोई कम्युनल उससे नहीं हो सकता, क्योंकि अभी G20 होने वाली है और पूरे देश की बात जो है, माइनॉरिटी की बात जो है, अलग अलग ग्रुप्स उठा सकते हैं। लेकिन जो ग्राउंड पे जो दूसरे नेता हैं या जिनको इलेक्शन कैंपेन करना है वो अपना वही करेंगे, कम्युनल डिवाइड की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, पोलराइज करने की कोशिश करेंगे, सनातन की बात करेंगे। और आज से शुरुआत हो गई अमित शाह की डूंगरपुर रैली को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, यही सब कुछ हो रहा है। उसके अलावा वो राष्ट्रवाद की बात करेंगे और चीन के मुद्दे पे राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करेंगे कि अरे आपने तो पूरा तिब्बत दे दिया, आपने तो अक्साई चीन दे दिया। तो ये उस समय की स्थिति क्या थी उसको आप समझने की ज़रूरत है। आज हम कहाँ पे हैं और आपका राष्ट्रवाद कहाँ पे है, उससे अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत होगी। ऐसा मुझे लगता है कि राहुल गांधी ये ज़रूर कहेंगे। ऐसा लगता है कि जो स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट है, चूँकि सब लीडर्स चले जाएंगे और चीन ने चूँकि एक अपना चाइनीज़ मैप जारी किया है जिसमें अरुणाचल को और अक्साई चीन को हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाया, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर ये बात कही थी कि हमारा है अक्साई चीन और POK हम एक दिन लेके रहेंगे। और एक राजनाथ सिंह जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, बार बार कहते रहे कि 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे हम भारत की। तो उसके बाद चीन ने एक तरह से उसके बाद ही ये अतिक्रमण हुआ, जो लेटेस्ट है, स्टेटस को चेंज हुआ। तो कुल मिला के अब उनके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई चीनी इतनी सारी ज़मीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी और विपक्ष। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि स्पेशल सेशन जो आएगा उसमें ज़रूर तिब्बत का मुद्दा उठाएगी सरकार और कहेगी देखिए हम तो अखंड भारत की बात करते हैं, हम तो आपने तिब्बत दे दिया, आपने अक्साई चीन दे दिया, और राहुल गांधी को फिर से डिफेंसिव मोड में आना पड़ेगा। और जो अडानी की बात करते हैं तो नई पॉलिसीज़ रोल आउट करेंगे, क्योंकि अभी उनके पास में ये सेशन स्पेशल सेशन है, उसके बाद में विंटर सेशन है, उसके बाद में बजट सेशन है। तो कुल मिला के इस दौरान वो इकोनॉमिक पैकेजेस, जैसे अभी LPG में उन्होंने 200 रुपये घटा दिए और सिलेंडर सस्ता हो गया, तो आम जनता को यही चाहिए। तो एक नई क्लास बेनिफिशियरी की पहले तो आप 8 साल तक खूब निचोड़ते रहो और लास्ट के 2 साल में, 2 साल में भी नहीं बल्कि अब लास्ट के 8 महीने में आप उनको रेवड़ियाँ बांटिए और जनता खुश हो जाएगी। बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जनता की, और जनता जो है वो आराम से जो है वो आपके झांसे में आ जाएगी, क्योंकि उनको तो अपने धर्म की बात करनी है, अपना ये सब करना है। आपको पता है कि आपको मुस्लिम वोट बैंक आपको पसंद नहीं करता, आपको तो सिर्फ हिंदू वोट बैंक चाहिए, आपको हिंदू अपीजमेंट करना है। और आप आरोप लगाते रहेंगे कि कांग्रेस या विपक्ष जो है वो मुस्लिम अपीजमेंट कर रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है। तो यहाँ पे ऐसा मुझे लगता है कि इस तरह से पोलराइजेशन और ये सब करके ये नई स्ट्रेटजी जो है वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे बीजेपी की, मैंने आपको डिकोड करने की कोशिश की है। आप खुद देखिए, क्योंकि जो नई रिपोर्ट आई है ADR की, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की,
वो बहुत चौंका देने वाली है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा फंडिंग मिली है वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मिली है और इतनी डिस्प्रपोर्शनेट है कि कांग्रेस तो सेकंड स्टैंड करती है। 52% से ज़्यादा की जो फंडिंग है वो अकेले बीजेपी को मिली है। जो डोनेशंस हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड की फॉर्म में थी 5271.97 करोड़ का 5271 करोड़ रुपए की फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सिर्फ बीजेपी को मिली है। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको, राहुल गांधी की कांग्रेस को 952 करोड़ रुपए मिले हैं। तो 52% ज़्यादा फंडिंग जो है वो मिली है। तो ये 13,000 से 13,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड, ये कैसे इतनी बड़ी फंडिंग हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, बड़े बड़े खर्चे हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, आखिर ये पैसा कहाँ है? तो जो अब तक कहा जा रहा था कि भाई कॉरपोरेट पैसा लगाता है, तो राहुल गांधी का जो इशारा है कि भाई कि ये पैसा आखिर किसका है, 1 लाख करोड़ जो हिंदुस्तान से बाहर गया, क्या राहुल गांधी का इशारा क्या किसी पॉलिटिशियन के पैसे का है? और इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि इसकी जांच कभी नहीं कराई जाएगी और इससे अडानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा वो आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन बिना नाम लिए कि किस पॉलिटिशियन का पैसा है, या वो ये भी अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं कि ये किसका पैसा है। क्योंकि या तो वो जो बार बार नाम लेते हैं चीनी नागरिक चांग चुंग लिंग का, वो हालांकि ताइवानीज़ है या चीनी है, अभी तक ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया उसको चीनी कहता है, कुछ मीडिया उसको ताइवानीज़ कहता है। और दूसरा जो नासिर अली शवान अली है, उसके मार्फत जो पैसा गया विदेश में, जो फिनेंशियल टाइम्स और द गार्डियन ने रिपोर्ट में छापा है, वो राहुल गांधी आखिर किस की तरफ इशारा करते हैं और इसीलिए वो जेपीसी की मांग करें। बहरहाल इतना बड़ा पैसा जो है ये कैसे विदेश चला गया और किस तरह से इतना ज़्यादा पैसा कॉरपोरेट्स के माध्यम से या दूसरे लोगों के माध्यम से सरकार को मिल रहा है, और सरकार इसके एवज में कॉरपोरेट्स को कैसे प्लीज़ कर रही है, उनके लिए पॉलिसी में चेंजेस किए जा रहे हैं, उनको रिलैक्सेशन मिल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत लंबा विषय है और इस पे रोज़ नए नए खुलासे होंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इलेक्शंस के लिए। क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन एक आई वॉश है, हकीकत कुछ और है। आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट बार बार लेके आता रहूँगा। और आप मुझे इतना सराह रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।